हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्जाम पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर को, जो हमारे आने वाले लेखपाल लोअर पीसीज के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस दिलचस्प क्लास को। जी बिल्कुल। और आज के इस अध्ययन सत्र का जो मिशन है ना, वो एकदम साफ है। हमारे पास कुल 19 चैप्टर्स का एक पूरा सिलेबस है जिसे हमें डिकोड करना है। 19 चैप्टर्स, ये सुनने में थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन हम इसे बहुत आसान बना देंगे। बिल्कुल, बेसिक परिचय से शुरू करके हम आधुनिक डेटाबेस मैनेजमेंट तक जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि हर एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझे, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल अनसुना ना लगे। एकदम सही। और मैं श्रोताओं को आश्वस्त कर दूं कि ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। हम हर एक चीज को उदाहरणों से समझेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, कंप्यूटर का परिचय और इतिहास। हाँ, तो इसमें सबसे बुनियादी चीज है आईपीओ साइकिल, मतलब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। देखिए, कंप्यूटर खुद से तो कुछ सोचता नहीं है ना। हाँ, वो तो मशीन है। बिल्कुल। तो जो कच्चा डेटा हम उसे देते हैं वो इनपुट है। फिर प्रोसेसर उस डेटा पर जो भी गणित लगाता है वो प्रोसेस है, और जो नतीजा स्क्रीन पर आता है वो आउटपुट है। अच्छा, इस आईपीओ साइकिल को ना हम चाय बनाने से जोड़ सकते हैं। मतलब पतीले में पानी और चाय पत्ती डालना, वो हमारा इनपुट हो गया। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना? हाँ। और फिर उसका गैस पर उबलना हमारा प्रोसेस है, और आखिर में जो गर्मा गर्म चाय कप में छनकर आती है, वो हमारा आउटपुट हो गई। एकदम सटीक। कंप्यूटर भी डेटा को ऐसे ही उबाल कर इन्फॉर्मेशन बनाता है। इसकी कुछ खासियतें भी हैं, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी और मल्टीटास्किंग। इसके प्रकार भी तो होते हैं ना, एनालॉग और डिजिटल। हाँ, काम के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होते हैं। और अगर साइज की बात करें तो माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं। वैसे भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम याद है? हाँ बिल्कुल, परम नाम था उसका। एकदम सही। अब अगर हम इसके इतिहास यानी पीढ़ियों की बात करें तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, जैसे एनियाक कंप्यूटर। पर सुना है वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे। हाँ, इसीलिए दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए। फिर तीसरी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर आ गया, जिससे आज के लैपटॉप और पीसी बने हैं, राइट? बिल्कुल। और पांचवी जनरेशन तो आज की है, जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलती है। तो अगर हम एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें इस चैप्टर से, तो पहला सवाल बनता है कि एनियाक किस जनरेशन का है? जवाब है पहली। और माइक्रो प्रोसेसर कब आया? तो वो चौथी जनरेशन में आया। बिल्कुल। अब चैप्टर 2 पर चलते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर को काम करने के लिए चीजें याद भी तो रखनी पड़ती है ना। हाँ, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है ना। जी, प्राइमरी मेमोरी वो है जिसे सीपीयू सीधे एक्सेस करता है, जैसे रैम और रोम। और सेकेंडरी वो है जो परमानेंट होती है, जैसे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। ये रैम और रोम में क्या मुख्य अंतर होता है? देखिए, सारा खेलना बिजली का है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब जब तक सिस्टम ऑन है डेटा रहेगा, बिजली गई तो रैम साफ। अच्छा, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, रैम एक ऑफिस की डेस्क की तरह है। जिस फाइल पर हम काम कर रहे हैं वो डेस्क पर है, काम जल्दी होता है, पर शाम को डेस्क साफ करनी पड़ती है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और जो आपकी हार्ड डिस्क है ना, वो आपकी फाइलिंग कैबिनेट है। वहां से फाइल निकालकर डेस्क तक लानी पड़ती है। रोम भी नॉन वॉलेटाइल है, उसमें कंपनी के निर्देश परमानेंट होते हैं। और वो कैश मेमोरी क्या होती है? वो भी तो बहुत तेज होती है। हाँ, दरअसल सीपीयू उतना तेज है कि वो रैम से डेटा आने का इंतजार नहीं कर सकता, तो उनके बीच कैश मेमोरी लगाते हैं। मतलब कैश मेमोरी वो कमीज की जेब है जहां मैं अपना जरूरी पेन रखती हूँ, ताकि डेस्क तक हाथ भी ना बढ़ाना पड़े। एकदम सही पकड़े हैं। और जब रैम पूरी भर जाती है ना, तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा उधार ले लेता है, जिसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि रैम वॉलेटाइल होती है, कैश मेमोरी सबसे तेज है, और मेमोरी यूनिट्स में 1 GB में 1024 MB होते हैं। बिल्कुल। अब डेटा स्टोर हो गया तो चैप्टर 3 पर आते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस इनपुट हो गए, और मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गए। हाँ, लेकिन इस पूरे शरीर का दिमाग होता है सीपीयू। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट? जो सारा गणित और लॉजिक लगाता है। बिल्कुल सही। और जो सीयू है यानी कंट्रोल यूनिट, वो एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है। कौन सा डेटा कहाँ जाएगा ये वो तय करता है।
और रजिस्टर्स? वो सीपीयू के अंदर की सबसे तेज और टेम्पररी स्टोरेज होती है। तुरंत काम आने वाला डेटा वहीं रहता है। तो एग्जाम पॉइंट यहाँ से ये है कि सीपीयू के भाग कौन-कौन से हैं? एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। और एएलयू का काम गणना करना है। सही कहा। अब चैप्टर 4 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए, हार्डवेयर तो शरीर है, पर उसे चलाने के लिए जो आत्मा चाहिए वो सॉफ्टवेयर है। एकदम। ये दरअसल निर्देशों का सेट होते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पूरे सिस्टम को चलाता है, जैसे विंडोज ओएस। और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता होगा, जो किसी खास काम के लिए होता है। हाँ, जैसे अगर टाइपिंग करनी है तो एमएस वर्ड, इंटरनेट चलाना है तो क्रोम। और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को सुरक्षित और तेज रखता है, जैसे एंटीवायरस। अच्छा, ये फर्मवेयर और शेयरवेयर क्या होते हैं? ये नाम बहुत सुने हैं। फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर बनाते समय ही रोम में फिक्स कर दिया जाता है। फ्रीवेयर इंटरनेट पर मुफ्त मिलते हैं, और शेयरवेयर ना कुछ दिन ट्रायल के लिए फ्री होते हैं, फिर पैसे मांगते हैं। समझ गई। तो एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे हार्डवेयर को मैनेज करता है और एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल। अब चैप्टर 5 की बात करते हैं, कंप्यूटर भाषा। हम इंसान तो हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, पर कंप्यूटर क्या समझता है? वो तो सिर्फ 0 और 1 समझता है ना? हाँ, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये सबसे तेज होती है। इसके ऊपर आती है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें ऐड या सब जैसे छोटे कोड होते हैं। इसे मशीन में बदलने के लिए असेंबलर चाहिए। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे सी, जावा या पाइथन, उन्हें इंसान आसानी से समझ लेते हैं, पर कंप्यूटर को समझाने के लिए ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। मैं इसे ऐसे समझती हूँ, कंपाइलर एक पूरी किताब को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, और इंटरप्रेटर एक लाइव भाषण के अनुवादक की तरह है। वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है ना? एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। एग्जाम में यही सीधा सवाल आता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ बदलता है और इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन। सही बात है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ, नेटवर्किंग और डेटा संचार, मतलब कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ना। जी, दूरी के हिसाब से इसके 3 प्रकार हैं। लैन, जो एक घर या स्कूल में होता है, मैन, जो एक पूरे शहर को जोड़ता है, और वैन, जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, जैसे इंटरनेट। और इनको जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं ना, बस, स्टार और रिंग टोपोलॉजी। बिल्कुल। बस टोपोलॉजी में एक ही केबल होती है, अगर वो टूटी तो सब बंद। इसलिए स्टार टोपोलॉजी बेहतर है, जिसमें बीच में एक सेंट्रल डिवाइस होता है। अच्छा, ये जो डिवाइस होते हैं, राउटर और स्विच, इनमें क्या फर्क है? देखिए, स्विच का काम एक ही नेटवर्क के अंदर डिवाइस जोड़ना है, लेकिन अगर डेटा को आपके नेटवर्क से बाहर इंटरनेट की दुनिया में भेजना है तो राउटर की जरूरत पड़ेगी। ओहो, और डेटा भेजने के नियम प्रोटोकॉल कहलाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट्स हुए, लैन, मैन, वैन में दूरी का अंतर होता है और राउटर अलग नेटवर्क्स को जोड़ता है। सही। अब चैप्टर 7, इंटरनेट। ये वैन का ही सबसे बड़ा रूप है। इसमें सबसे जरूरी है www, यानी वेबसाइट्स का कलेक्शन। और इन वेबसाइट्स को खोलने के लिए हमें वेब ब्राउजर चाहिए, जैसे क्रोम, और कुछ खोजने के लिए सर्च इंजन, जैसे गूगल। एकदम। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है URL और IP एड्रेस के बीच। हाँ, ये दोनों अलग कैसे हैं? URL वेबसाइट का अंग्रेजी नाम है, जैसे google.com, पर मशीनें तो नंबर समझती हैं, है ना? तो इंटरनेट पर हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। अच्छा, तो एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि URL वेबसाइट का पता है और IP एड्रेस मशीन की पहचान है। बिल्कुल। लेकिन जहां इंटरनेट है, वहां चैप्टर 8 भी आ जाता है, इंटरनेट सुरक्षा और वायरस। अरे हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। वायरस भी तो कई तरह के होते हैं, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स। जी, वॉर्म वो वायरस है जो खुद की कॉपी बनाता रहता है और सिस्टम को फूल कर देता है। ट्रोजन हॉर्स ऐसा सॉफ्टवेयर है जो असली लगता है, पर अंदर हैकर्स को एंट्री दे देता है। और वो रैंसमवेयर, जो डेटा लॉक करके पैसे मांगता है? हाँ, वो सबसे खतरनाक है। और फिशिंग में तो नकली ईमेल भेजकर बैंक की जानकारी चुरा लेते हैं। इन सब से बचने के लिए सबसे बड़ा हथियार है फायरवॉल। फायरवॉल मतलब ये किसी क्लब के बाउंसर की तरह है क्या, जो बिना सही ID कार्ड वालों को अंदर नहीं आने देता? एकदम सही उदाहरण है। फायरवॉल अनऑथोराइज्ड पहुंच को रोकता है। तो एग्जाम पॉइंट के लिए याद रखें, फायरवॉल का काम अनऑथोराइज्ड एक्सेस रोकना है, और फिशिंग नकली वेबसाइट से ठगी है। चलिए, अब सिस्टम सुरक्षित हो गया तो चैप्टर 9 पर आते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये तो GUI वाला OS है ना? हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब आपको कमांड याद रखने की जरूरत नहीं, बस माउस से आइकन पर क्लिक करो। स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं और नीचे की पट्टी को टास्क बार। इसमें रिसाइकल बिन बहुत काम की चीज़ है। कुछ डिलीट हो जाए तो वहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। और शॉर्टकट्स जैसे Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। बिल्कुल। एग्जाम के लिए डेस्कटॉप और टास्क बार का अंतर और रिसाइकल बिन का उपयोग याद रखना जरूरी है। फिर आता है चैप्टर 10, MS वर्ड। ये तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जी, लेटर या नोट्स बनाने के लिए। इसमें फॉर्मेटिंग बहुत आसान है, बोल्ड, इटैलिक्स वगैरह। मुझे इसका एक फीचर बहुत पसंद है, मेल मर्ज। मान लीजिए मुझे एक ही इनविटेशन 100 लोगों को भेजना है। हाँ, तो आप एक टेम्पलेट बनाएंगे और उसे 100 लोगों के डेटाबेस से जोड़ देंगे। मेल मर्ज एक क्लिक में 100 अलग लेटर तैयार कर देगा। बहुत समय बचता है इससे। एग्जाम पॉइंट, MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग के लिए है और Ctrl+B से टेक्स्ट बोल्ड होता है। सही। और अगर डेटा या कैलकुलेशन का काम हो तो चैप्टर 11 आता है MS एक्सेल। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसमें जो छोटी छोटी डिब्बे होते हैं उन्हें सेल कहते हैं ना, जो रो और कॉलम के मिलने से बनते हैं। हाँ, जैसे A1। पूरी फाइल को वर्कबुक कहते हैं और अंदर के पन्नों को वर्कशीट। और इसके फॉर्मूले हमेशा बराबर या इक्वल टू के निशान से शुरू होते हैं, जैसे =सम। बिल्कुल। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सेल क्या है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, और सम फंक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम। चैप्टर 12 है MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए। जी, इसमें एक पन्ने को स्लाइड कहते हैं, लेकिन इसमें अक्सर स्टूडेंट्स एनिमेशन और ट्रांजिशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बताती हूँ। एनिमेशन स्लाइड के अंदर के टेक्स्ट या चित्र पर लगता है। हाँ, और ट्रांजिशन वो इफेक्ट है जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर दिखता है, जैसे पन्ना पलटना। और स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 दबाते हैं। एकदम परफेक्ट। एग्जाम के लिए एनिमेशन और ट्रांजिशन का यही अंतर याद रखना है। अब चैप्टर 13 पर चलते हैं, MS DOS। ओहो, डॉस मतलब विंडोज से पहले की दुनिया, सिर्फ काली स्क्रीन और टेक्स्ट। बिल्कुल, ये कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें GUI नहीं होता। फोल्डर की लिस्ट देखने के लिए dir, फोल्डर बदलने के लिए CD और नया फोल्डर बनाने के लिए MD कमांड लगती है। एग्जाम पॉइंट, MS DOS में GUI नहीं होता और dir कमांड का काम फाइल्स की लिस्ट दिखाना है। सही बात है। अब चैप्टर 14 थोड़ा टेक्निकल है, लॉजिक गेट्स। ये बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो इनपुट लेकर लॉजिकल आउटपुट देते हैं, सिर्फ 0 और 1 पर। अच्छा, इसमें एंड गेट होता है जिसका नियम है दोनों सही तो सही। हाँ, दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा। दूसरा है और गेट, यानी कोई एक सही तो सही। और नॉट गेट तो सब उल्टा कर देता है ना, 1 का 0 और 0 का 1। एग्जाम में एंड गेट की ट्रूथ टेबल और नॉट गेट का काम अक्सर पूछते हैं। जी, अब इन सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कौन संभालता है? चैप्टर 15, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस है। बिल्कुल। इसके मुख्य काम है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट। और विंडोज तो मल्टीटास्किंग है, क्योंकि एक साथ गाने भी सुन सकते हैं और टाइपिंग भी कर सकते हैं। एग्जाम के लिए OS के ये 4 कार्य याद रखने हैं। सही कहा। अब इंटरनेट पर वेब पेज बनाने के लिए चैप्टर 16 आता है, HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना? नहीं, ये टैग आधारित भाषा है। जैसे पैराग्राफ के लिए P टैग, हेडिंग के लिए H1 और किसी लिंक के लिए A टैग। एग्जाम पॉइंट यही है कि HTML वेब पेज बनाने के काम आती है और P टैग पैराग्राफ के लिए है। अब बात करते हैं चैप्टर 17 की, डेटा वेयरहाउस और माइनिंग। देखिए, कच्चा डेटा सिर्फ आंकड़े हैं, पर जब उसे प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। और बहुत बड़े डेटा को एक जगह स्टोर करना डेटा वेयरहाउस कहलाता है। हाँ, और उसी विशाल डेटा में से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी या पैटर्न खोजना, जैसे बैंक फ्रॉड का पता लगाना, वो डेटा माइनिंग है। मतलब बड़े डेटा में से ज्ञान निकालना। यही हमारा एग्जाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल। अब चैप्टर 18 पर आते हैं, IT ट्रेंड्स। तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है, जैसे AI जो मशीन को इंसानों की तरह सोचने की क्षमता दे रहा है। और क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे हमारा गूगल ड्राइव। डेटा अब हार्ड डिस्क में नहीं, इंटरनेट पे सेव होता है। हाँ, और IoT भी, जिसमें स्मार्ट टीवी या फ्रिज इंटरनेट से जुड़ जाते हैं।
डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन जैसी तकनीक आ गई है। एग्जाम के लिए एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और आईओटी की डेफिनेशन याद रखनी है। अब हमारा आखिरी चैप्टर 19 डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें डेटा को टेबल्स के रूप में रखते हैं ना, बिल्कुल, जिसे रिलेशनल मॉडल कहते हैं। एकदम सही। और इसमें एक चीज बहुत खास होती है, प्राइमरी की। ये हर रिकॉर्ड की यूनिक पहचान है। जैसे स्कूल में बच्चों का नाम सेम हो सकता है, पर रोल नंबर सबका अलग होता है, तो रोल नंबर प्राइमरी की बन जाता है। बिल्कुल। और इस डेटाबेस से बात करने के लिए एसक्यूएल भाषा का इस्तेमाल होता है, जिसमें सेलेक्ट और इंसर्ट जैसी कमांड्स होती हैं। एग्जाम के लिए प्राइमरी की और एसक्यूएल का काम जब ज्यादा पूछा जाता है। तो फाइनली हमारे 19 चैप्टर्स पूरे हुए। अब एक तेज क्विक रिवीजन की चेन बनाते हैं। शुरुआत कंप्यूटर के इतिहास और बेसिक कार्यप्रणाली से। वैक्यूम ट्यूब से शुरुआत करके हमने एआई तक का सफर तय किया और जाना कि कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की साइकिल पर काम करता है। फिर हमने हार्डवेयर के भौतिक उपकरणों और सीपीयू की ट्रैफिक कंट्रोलिंग क्षमता को समझा, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के तालमेल से काम करते हैं। उस हार्डवेयर में जान डालने के लिए सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए, जो मशीन और हाई लेवल भाषाओं के बीच कंपाइलर के जरिए बात करते हैं। फिर नेटवर्किंग ने लैन और वैन के जरिए दुनिया भर के कंप्यूटर्स को इंटरनेट और www से जोड़ दिया। इंटरनेट के साथ आए वायरस, जिन्हें रोकने के लिए फायरवॉल ने पहरेदार का काम किया। हमने डॉस की काली स्क्रीन से बाहर निकलकर विंडोज के ग्राफिक्स, वर्ड के मेल मर्ज और एक्सेल के फॉर्मूलों का जादू देखा। लॉजिक गेट्स के सर्किट समझे, HTML के टैग से वेब पेज बनाए और ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टीटास्किंग को परखा। और आखिर में डेटा वेयरहाउस से माइनिंग करते हुए क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी और डीबीएमएस की रिलेशनल टेबल्स तक पहुंच गए। ये सारा कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह से जुड़ चुका है। बिल्कुल। इन सारी कड़ियों को एक साथ देखने पर ना, तकनीकी विज्ञान का पूरा चित्र साफ हो जाता है। सच में ये विचार करने वाली बात है कि जिस टेक्नोलॉजी ने वैक्यूम ट्यूब से शुरू होकर आज क्लाउड और एआई तक का सफर तय किया है, वो भविष्य में कहाँ जाएगी। जरा सोचिए, छठी जनरेशन का कंप्यूटर कैसा होगा? क्या वो किसी भौतिक स्क्रीन के बजाय सीधे हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन से कनेक्ट होगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है, आपको पूरा ज्ञान हो चुका है। अब आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।